हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेपर फेस्ट क्वांटम फिजिक्स। तो फेस्ट में देख लेते हैं कि अपने पेपर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका जो फेस्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर वो आपका है क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। पेपर जो अपना सेकंड है वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी, कण भौतिकी। पेपर अपना जो थर्ड है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था या प्रावस्था भौतिकी, ठोस प्रावस्था भौतिकी। ये जो पेपर है दोनों पेपर आपको 33 नंबर और ये आपका 34 इस प्रकार से आपके 100 नंबर थ्योरी के होंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो स्टार्ट करेंगे पेपर जो अपना फर्स्ट है क्वांटम भौतिकी। इजी सा पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से इसको पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उनके लिए हम हैं। ज़रूर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें बताइए, उस जो प्रॉब्लम है आपकी वो हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोविड चल रहा है अभी, तो घर पे अपने घर पे सेफ रहिए। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी। ठीक है, पेपर अपना कौन सा है? पेपर फर्स्ट। क्वांटम भौतिकी। अब देखो बीएससी थर्ड ईयर के लिए यदि किसी भी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के पास नोट्स, तो अपने यूट्यूब चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं कर पाते हो तो अपने टेलीग्राम चैनल से भी आप नोट्स ले सकते हो। सभी जगह अपने नोट्स अवेलेबल हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी, अपना फर्स्ट पेपर है। इसका शुभ आरंभ कर रहे हैं श्री गणेशाय नमः। ठीक है भाई, कोई भी यदि काम स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी और इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट। अब मैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आवश्यकता क्या थी जिसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को या क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ी, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना पड़ा। इसकी क्या ऐसी हमारे सामने क्या कंडीशन थी कि जिनके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ी। अब देखो 19वीं जो सदी थी, 19वीं सदी से पहले जितने भी प्रैक्टिकल या जितने भी मतलब समस्याएं थी वो सभी का सॉल्यूशन किस में हो गया था? क्लासिकल जो अपनी फिजिक्स होती है, चीर सम्मत भौतिकी। क्या होती है? चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी। 19वीं सदी से पहले पहले जितने भी अपने प्रैक्टिकल थे या जितनी भी हमारे सामने जो समस्याएं थी वो सभी क्लासिकल फिजिक्स चीर सम्मत भौतिकी के अंदर सोल्व होगी। लेकिन 19वीं सदी के बाद कुछ प्रैक्टिकल ऐसे आए जो चीर सम्मत भौतिकी उनको नहीं समझा पाई, इसलिए क्वांटम फिजिक्स का उद्भव हुआ। इसलिए क्वांटम फिजिक्स बनी और क्वांटम फिजिक्स हमें पढ़नी पड़ी। अब देखो बीएससी थर्ड ईयर तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, गणितीय भौतिकी है, उसकी जो लास्ट यूनिट है क्वांटम भौतिकी, जो लास्ट यूनिट है इसका थोड़ा सा पार्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट आप लोग बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ के आए होंगे। कहाँ पढ़ के आए हो? बीएससी सेकंड ईयर के अंदर बुक चलती है, अपनी पेपर चलता है सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, वहाँ आपने इसकी स्टडी की है क्वांटम फिजिक्स की। तो ऐसे कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण हमें क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना पड़ा? तो देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर ही है, और यूनिट फर्स्ट है अपनी वो उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं की अपने को सिर्फ स्टडी करनी है यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो देखो फर्स्ट जो था अपना वो था कर्षणिका विकिरण सिद्धांत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कर्षणिका विकिरण सिद्धांत। नंबर दो जो अपना था वो था
प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 3 था, वो था अपना कॉम्पटन प्रभाव। नंबर 4 था द्रव्य तरंग या द्रव्य विकिरण, जो भी आपको उचित लगे। अब देखो ये 4 प्रैक्टिकल है। फर्स्ट आया कर्षणिका विकिरण सिद्धांत 19वीं सदी के बाद। तो कर्षणिका विकिरण जो सिद्धांत था वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई, प्रूफ नहीं कर पाई। उसके लिए क्वांटम फिजिक्स ने सफलता प्राप्त की। कर्षणिका विकिरण जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा? क्वांटम फिजिक्स के द्वारा सिद्ध किया गया। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको भी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा पाई। क्लासिकल फिजिक्स है वो इसको भी प्रूव नहीं कर पाई। प्रकाश जो प्रभाव अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको क्लासिकल फिजिक्स प्रूव नहीं कर पाई। उसके बाद कॉम्पटन जो इफेक्ट था उसको भी क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। तो ये 4 जो रीजन थे, ये चारों रीजन क्लासिकल फिजिक्स के सामने थे और क्वांटम फिजिक्स में इन चारों का अध्ययन किया गया। इसीलिए 19वीं सदी के बाद क्वांटम फिजिक्स का उद्भव हुआ। 19वीं सदी से पहले जितने भी अपने प्रैक्टिकल थे या जितनी भी हमारे सामने जो समस्याएं थी वो सभी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आसानी से सोल्व कर लिया गया उनको। लेकिन ये जो 4 प्रैक्टिकल आए, ये चारों ही प्रैक्टिकल कर्षणिका विकिरण सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, द्रव्य विकिरण, ये सभी क्लासिकल फिजिक्स इनको नहीं समझा पाई। इसलिए क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ी। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर देखो, वैसे अपना बहुत टाइम खराब चल रहा है इस टाइम, तो वैसे ही पूरे जो कंट्री है उसी का खराब चल रहा है, लेकिन हम भी बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट टेस्ट को। साथ साथ आप नोट्स यहाँ से लिख भी सकते हो ताकि आपको याद करने में, देखो याद करने की एक ट्रिक होती है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो या हम इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी आप चैनल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप घर से अपने नोट्स से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, कोई भी चीज़ यदि आप उसको याद करना चाह रहे हो या याद करते हो आप किसी भी टॉपिक को, तो आप अपने पास जो अपनी रफ नोटबुक है वो और अपना जो पेन है वो साथ लेके बैठे, उस चीज़ को साथ साथ लिखा करो ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आए और अच्छे से उसका जो कंटेनमेंट है वो अच्छे से जो उसका बेस है वो तैयार हो और अच्छे से उसको तैयार करो। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हो, छोटे बच्चे तो आप वैसे भी नहीं हो, आपको ये अभी आपने एग्जाम भी दिए कॉलेज की, सेकेंड ईयर ही नहीं दी, बाकी फर्स्ट ईयर तो दी आपने, और फाइनल के जो बच्चे होते हैं वो मेच्योर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सब पता रहता है कैसे पढ़ना क्या पढ़ना। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि आप अपने साथ जो फेयर नोटबुक है वो साथ लेके बैठे, रफ जो आपकी नोटबुक है वो साथ लेके बैठे, दोनों से यहाँ जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, अच्छे से उसको तैयार करो, साथ साथ ही तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को 1 या 2 बार उसको लिख के आप उसका यदि उसको प्रिपेयर करते हो, जल्दी प्रिपेयर होती है, ठीक है। एक तो जैसे रटाफिकेशन होता है कि भाई उसको देखा और तैयार कर लिया, नहीं वो नहीं करना आपको। आप जो अपनी रफ नोटबुक है वो साथ लेके बैठो और उसको क्या करो, आप साथ साथ में उसको जैसे प्रिपेयर कर रहे हो तो लिख के जब आप प्रिपेयर करोगे जल्दी तैयार हो, ठीक है। जो चीज़ आप लिख के कर रहे हो आपको वो याद रहेगी, आप उसको लिख रहे हो, ठीक है। तो एक तो आप उसको लिख रहे हो, आपके माइंड में वो चल रही है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है, तो जल्दी तैयार होगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं कर्षणिका विकिरण सिद्धांत। अब देखो कर्षणिका जो विकिरण सिद्धांत है इसकी जो परिकल्पना वो एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई और वही परिकल्पना हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं प्लांक की परिकल्पना। प्लांक की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, ठीक है। प्लांक ने एक परिकल्पना दी कर्षणिका के विकिरण सिद्धांत के बारे में, उसको देखेंगे बहुत अच्छे से, वेल डिफाइन करेंगे इसको, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। इसने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, अचालक गोला लिया इसने, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बनाते इसको। इसने एक अचालक गोला लिया और इसमें ये मैं एक होल कर देता हूँ, ठीक है भाई अभी से। अब इसने क्या किया, अचालक गोला लिया किसने, प्लांक ने, और देखो नाम से पता चल रहा होगा कर्षणिका, किसका नाम आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। तो कृष्ण का कलर कैसा था भाई, सांवला कलर था, ठीक है। कर्षणिका विकिरण सिद्धांत नाम से पता चल रहा है कि काला, कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा, कर्षणिका, कृष्ण का नाम लेते आपके माइंड में आया होगा काला, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, जो इसका ये जो पार्ट है इसको इसने पॉलिश कर दी ब्लैक कलर की, क्या कर दी, इस पे
पॉलिश कर दी ब्लैक कलर की, जिसको नाम दिया कर्षणिका। क्या नाम दिया? कर्षणिका। ये आपका क्या है? अचालक कोई गोला है। क्या भी? अचालक गोला है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अचालक गोला, ये आपका होल है। अब प्लांक ने क्या किया? अचालक गोला लिया और उसके चारों तरफ उसने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया इसको। क्या कर दिया? इसको ब्लैक कर दिया। और इसने क्या दिया? यहाँ से एनर्जी दी इसको। क्या किया भाई? यहाँ से इसने एनर्जी दी। अब इस पे पॉलिश की हुई थी, तो जैसे ही जो कर्षणिका के अंदर जो क्या थे भी परमाणु थे, जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो ये एक्साइटेड हो गए। यहाँ से ये इसकी क्या है? निरंतर ऊर्जा अवस्था। इसकी कौन सी है? निरंतर ऊर्जा अवस्था। जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो ये क्या हो गई? एक्साइटेड हो गई। और एक्साइटेड होकर ये कहाँ चले गए? उच्चतर अवस्था में चले गए। ऊर्जा की जो उच्च अवस्था थी वहां चले गए परमाणु। जो कहाँ चले गए? देखो थोड़ा दोबारा देखो, प्लांक की जो परिकल्पना है, प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी किसके बारे में? कर्षणिका विकिरण सिद्धांत के बारे में। क्या किया इसने? एक अचालक गोला लिया। क्या लिया भाई? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, अचालक गोला लिया इसने। उस पर क्या किया इसने? ब्लैक कलर की पॉलिश कर दी। ठीक है, जिसको नाम दिया कर्षणिका, कि ये क्या अभी? कर्षणिका है। ब्लैक कलर की पॉलिश क्यों? काले कलर की पॉलिश क्यों? तो ब्लैक जो कलर है वो क्या करता है अभी? जो विकिरण आते हैं, रेडिएशन आती है, तो उनका उत्सर्जन अवशोषण सर्वाधिक होता है वहां। तो क्या करेंगे भाई? जो कर्षणिका ली इसने, कर्षणिका बनाई, उसके बाद इसने क्या किया? एनर्जी दी इसको। क्या दी? एनर्जी दी। तो इसके अंदर जो परमाणु उपस्थित थे वो परमाणु पहले कहाँ थे भाई? निरंतर ऊर्जा अवस्था में थे। कहाँ थे? निरंतर ऊर्जा अवस्था में थे। जैसे ही ये एनर्जी मिली तो परमाणु ऊर्जा पाकर कहाँ चले गए? उच्चतर अवस्था में चले गए। परमाणु एक्साइटेड हो गए। लेकिन अब इसका यहाँ टाइम पीरियड होता है कि भैया उच्चतर अवस्था में कितने समय तक रहेंगे। तो याद रखना, उच्चतर अवस्था में 10 की पावर -8 सेकंड तक ही रहेंगे। क्या रहेंगे? 10 की पावर, अधिकतम 10 की पावर -8 सेकंड तक ये कहाँ रहेंगे? उच्चतर ऊर्जा अवस्था में रहेंगे। फिर ये कहाँ जाएंगे? अपनी निरंतर अवस्था में आ जाएंगे। और ये जो इसने होल बनाया था यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो परमाणु थे, इन परमाणुओं को प्लांक के दोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांक के दोलक कहा जाता है। परमाणु के दोलक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है अभी? दोलक कहा जाता है। ये क्या है? जो परमाणु है वो क्या है? प्लांक के दोलक है। चलो इसकी थोड़ी थ्योरी लिखते हैं हम। यह आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे प्लांक ने इसके बारे में प्रैक्टिकल किया। अचालक गोला लिया, ब्लैक कलर किया, उसके बाद इसने ऊर्जा दी। ऊर्जा पाकर जो परमाणु थे वो कहाँ गए? उच्चतर अवस्था में गए। वहाँ कितने समय तक रहते हैं? 10 की पावर -8 सेकंड तक रहते हैं। उसके बाद वो वापिस कहाँ जाते हैं? निरंतर ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्लांक के अनुसार परमाणुओं को दोलक कहा जाता है। दोलक कहा जाता है। इस प्रैक्टिकल के अंदर जो है वही हम थ्योरी में लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लिख रहे नया। जो इसके अंदर है अपने को जो डायग्राम में दिख रहा है वही हम क्या लिख रहे हैं? बोर्ड पे थ्योरी के रूप में इसको लिख रहे हैं। उसके बाद दोलक जो है वो न्यूनतम ऊर्जा के क्या होते हैं भी? फोटोन होते हैं। दोलक न्यूनतम ऊर्जा के ऐसे नहीं है, परमाणु न्यूनतम ऊर्जा के दोलक होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? फोटोन कहते हैं। ये जो परमाणु है वो न्यूनतम ऊर्जा के दोलक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूनतम ऊर्जा के दोलक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब प्लांक के अनुसार देखो, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा फोटोन की आवर्ती के समानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू प्लांक
अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। तो देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, E समानुपाती न्यू। क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती न्यू। अब देखो ये साइन हटाएंगे, समानुपाती जो साइन है वो हटाएंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां एच प्लांक नियतांक कहलाता है, प्लांक नियतांक कहलाता है। और एच की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है भाई, ये जो वैल्यू है ये भाई कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, ये जो वैल्यू लिखी गई है प्लांक नियतांक की जो वैल्यू लिखी गई है, ये बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं और वो आगे चल के जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लांक नियतांक का मान होता है या प्लांक नियतांक होता है। तो कितनी होती है वैल्यू, याद रखना 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्रैक्टिकल था, ठीक है भाई। और यूनिट जो फर्स्ट है कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, जो मैंने 4 बातें शुरू में लिखी थी, विकिरण सिद्धांत जो कर्षणिका का विकिरण सिद्धांत है वो, कॉम्पटन प्रभाव और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये इन्हीं की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके बारे में जितनी हम स्टडी करेंगे वही यूनिट फर्स्ट था आपकी। अब देखो यहाँ तक शायद मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया हो। अब देखो साफ देख लेबल करना भी एक बार फिर से इसको देख समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर। वो है ऊर्जा के विभिन्न गुणांकों में संबंध। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऊर्जा के विभिन्न गुणांकों में संबंध। ठीक है भाई। अब प्रैक्टिकल देखो कुछ ऐसा था अपना, इस प्रकार से मैंने बनाया था, उसके अंदर हमने यहाँ से इसको एनर्जी दी थी, यहाँ से एनर्जी दी थी, तो जो परमाणु है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया था, वापस न्यूनतम अवस्था में आया, बाहर निकल गया। तो यहाँ कुछ एनर्जी आई आपके सामने, उसको मैं देखो इस हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ। जो एनर्जी है आपको डायग्राम आपको ठीक से देखो समझ में आ रहा होगा, इस हिसाब से देखो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो कौन कौन सी एनर्जी थी यहाँ, तो देखो ये आपकी ई हो गई आपतित ऊर्जा। क्या हो गई भाई, आपतित ऊर्जा। क्या हो गई आपकी ई जो आपकी है वो है आपतित ऊर्जा। अब यहां मैं लिख देता हूं अवशोषित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा, और इसको मैं लिख रहा हूं ई ए। क्या लिख रहे हैं, ई ए। यहां जो है ये आपकी है, ये जो निकली आपकी परावर्तित ऊर्जा। क्या भाई, परावर्तित ऊर्जा, जिसको हम लिख देते हैं ई और आर के द्वारा इसको डिनोट कर देते हैं। किसके द्वारा डिनोट कर देते हैं, ई व आर के द्वारा डिनोट कर देते हैं। उसके बाद ये आपकी हो गई पारगमित ऊर्जा। कौन सी होगी, पारगमित ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं ई और टी से। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ई और टी के द्वारा डिनोट करते हैं पारगमित ऊर्जा को। सेम ये जो आपको ये एक डायग्राम बनाया था, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन का डायग्राम बनाया था, सेम वही है। इसमें कुछ एनर्जी थी, प्लांक ने क्या किया था, इसको ऊर्जा दी थी। ऊर्जा देने के बाद जो परमाणु ब्लैक बॉडी में से जो परमाणु निकल के अपनी निमंतर अवस्था से उच्चतर अवस्था में गए थे, और उसके बाद जो होल बनाया था प्लांक ने उससे वो बाहर निकले थे। सेम वही है, आपतित ऊर्जा ई, परावर्तित ऊर्जा ई आर, पारगमित ऊर्जा ई टी और अवशोषित ऊर्जा ई ए। क्योंकि परमाणु ने ऊर्जा को अवशोषित भी किया है, पारगमित भी हुई है और परावर्तित भी हुई है, आपतित भी हुई है। क्योंकि एनर्जी इसने दी है तो एनर्जी आपतित भी हुई है। तो इन सभी के अंदर एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है, इन सभी के अंदर एक रिलेशन बनता है। जब हम किसी भी वस्तु पर ऊर्जा आपतित होती है, जब